आदिवासी समुदाय की कट्टर आदिवासी बेटी हूँ और आदिवासी समुदाय के लिए मुझे लड़ने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने कहा है पहले भी कि इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी भी दे दूंगी और हमारे जैसे कई हजारों हजार निशा भगत पैदा हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसका उलगुलान कर दिया है। मैं लगातार अपनी वाणी पे लगातार टिकी हुई हूँ और कोई पार्टी के माई का लाल हमको निशा भगत को नहीं हिला सकता। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रही हूँ जो पुल पुलिया पीसीसी बनाने का काम भी करती थी और मैंने आत्मसम्मान के साथ काम भी किया है। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं चौथे स्तंभ को भी जानने की कोशिश की हूँ इस भारत के संविधान के तहत। कुर्मी समुदाय चाहे रेल टेका कर ले, डहर छेका कर ले, चाहे जंतर मंतर की कि यहाँ जा कर के कुतुब मीनार से कूद जाए, कभी आदिवासी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। ये मैंने कहा था तो जेल कैंप पार्टी ने मुझे निकाल दिया। झारखंड की केंद्रीय सरना समिति की वर्तमान में महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो है निशा भगत जी हमारे साथ है और निशा भगत जी कोई नाम के अब मोहताज नहीं रह गई है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर लोग इनको खूब पसंद कर रहे हैं, इनके वीडियो देख रहे हैं और इनका जो मुद्दा है भाई लोग की जो आदिवासियों के लिए जो आवाज़ बुलंद कर रही है कुर्मियों के खिलाफ में कि कुर्मियों को किसी भी तरीके से हम जो है आदिवासी का टैग नहीं लेने देंगे, इसको लेकर के लगातार चर्चा में भी बनी हुई हैं। 17 तारीख को आपने देखा कि जो आक्रोश रैली थी, आक्रोश रैली में ये भी पहुंची थी, केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले पहुंची थी और केंद्रीय सरना समिति की महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वहाँ विवाद होता है और इनको जो है मंच से जो है वहाँ के मौजूद जो आदिवासी संगठन के लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप मंच से उतर जाइए, उस पर भी बात करेंगे। और वर्तमान में ये क्या प्लानिंग कर रही है, क्या जेल कैंप छोड़ने के बाद ये राजनीतिक कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगी, क्या एजेंडा है इनका आगे का, उस पर भी बात करेंगे। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। क्या हो गया था उस दिन आप गई थी और आपको मंच से क्यों उतारा गया? देखिए, चूँकि वो सामाजिक मंच था और समाज के कई अग्रिम पंक्ति के लोग वहाँ उपस्थित थे और हमारे भी कई लोग थे जो करके लगातार फ़ोन कर रहे थे कि दीदी आप जल्दी आइए और आप आएंगे कि नहीं। पहले ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया था कि 17 तारीख का कार्यक्रम को आप समर्थन देती हैं या 12 तारीख का कार्यक्रम को समर्थन देती हैं। तो केंद्रीय सरना समिति की बैठक रखी गई थी और केंद्रीय सरना समिति के विभिन्न जिलों से आए हुए जिलाध्यक्षों और समाज के अगुवाओं के द्वारा निर्णय लिया गया था कि 17 तारीख का समर्थन किया जाए। चूँकि अलग से कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है अभी, चूँकि 2 लोगों ने कार्यक्रम की घोषणा ऑलरेडी कर दी है, तो एक को समर्थन तो करना होगा। चूँकि झंडा प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, झंडा प्रकरण का कानूनी विवाद जो है चल ही रहा है, इसी को लेकर के मैंने केंद्रीय सरना समिति के बीच ये समक्ष मैंने बातों को भी रखा था। तो उन्होंने कहा कि सरना झंडा प्रकरण में अगर प्रेम साही मुंडा जी हो, चाहे गीता श्री उरांव जी हो, चाहे अजय तिर्की हो, चाहे देव कुमार धान हो, ईसाइयों के पक्ष में वो थे लेकिन अभी समाज के पक्ष में है, तो ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, आप चलिए। उन्होंने आश्वस्त किया था और समाज के कहने पे वहाँ पर पहुँची थी और हमारे समाज के तमाम उन जनता जो कि विश्वास जता करके वो पहुँचे थे कि जो हमारा उलगुलान, जो हमारा जो आह्वान था उस पर पहुँचे थे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि हम लोगों को खाना की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना खाना जो है बना करके अपना टिफ़िन में डाल के लेके आएंगे। और उन्होंने कहा था इसकी चिंता आप ना करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो है पिछले 4 महीने से काफ़ी संघर्षों के साथ आप चल रही हैं। तो समाज के लोगों ने भी विश्वास जताया था, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। और चूँकि जो ये लोग कह रहे हैं कि बाउंसर की बात, तो ये यहाँ की सरकार भी जानती है, यहाँ के डीजीपी साहब जानते हैं, केंद्र की जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय और जो वहाँ की सदस्य हैं जो गुमला से ही बिलोंग करती हैं, एक आदिवासी बेटी हैं जो आशा लकड़ा जी हैं, उनके द्वारा लगातार हमारे विरोध में जिस तरीके से अनर्गल बयान भी हुआ तो उनके विरुद्ध संज्ञान लिया उन्होंने, वैसे ही धर्मांतरित ईसाइयों का केस मुकदमा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि
गुमला के डीसी महोदया और एसपी साहब इसको तत्परता से लिए हुए हैं। ऐसे में मुझे मालूम था कि इन लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो लोग मेरे पे प्रहार कर सकते हैं। तो अपने सुरक्षा के लिए भी हमने गुमला के डीसी महोदया से हमने गुहार लगाई है, एसपी महोदय से गुहार लगाई है, डीजीपी साहब से गुहार लगाई है कि ये ईसाई धर्मांतरित के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और मुझे गोली मार देने की भी धमकी दी गई है, सारे प्रमाण के साथ। इनफैक्ट झंडा प्रकरण में धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा मुझ पे केस भी हुआ था। तो मैंने इन लोगों पे केस जो किया है, पलटवार जो किया है, उसमें इन लोगों के बारे में मैंने प्रमाण के साथ दिया है कि इन लोगों के द्वारा लिखित, इन लोगों के ईसाई धर्म के प्रचारकों के द्वारा लिखित किताबों में एवं नेमा बाइबल, जो पवित्र बाइबल कहा जाता है, उसमें भी हमारे समाज और हमारे धर्म के बारे में इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने वाली भाषाएं लिखी हैं। तो अभी ये कानूनी प्रक्रिया चल ही रहा था और ये समाज के ठेकेदार नहीं थे जो अग्रिम पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए थे। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि पढ़ा समाज और हमारे समाज के लोग भी आए हुए थे। तो मैं बार बार कहूँगी कि पूरे झारखंड ही नहीं, बंगाल से भी लोग आए हुए थे, तो अन्य राज्यों से भी आए थे। तो सम्मान करती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं वहाँ पे बीच में जाके भगदड़ कर सकती थी। चूँकि मेरे ही लोग हैं, मेरे ही समाज के लोग हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरा समाज का लोग जो है सुरक्षित रहे। और मेरे समाज की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में मैं अपमानित हो गई तो मुझे वो बुरा नहीं लगा, लेकिन दुख तो होता है, मैं भी एक इंसान हूँ। आंसू झलक पड़े, मेरा दर्द झलक पड़ा कि आज भी समाज को गुमराह करने के लिए समाज के ठेकेदार यहाँ मौजूद हैं। ज्योत्सना किरकिट्टा का इसके ऊपर में बयान आया था। ज्योत्सना किरकिट्टा ने कहा कि उनको मंच से उतारा थोड़ी गया था, उनको तो सिर्फ कहा गया था कि अपने बाउंसरों को नीचे कर लीजिए। ये उनका बयान था। देखिए, चूँकि मैंने इससे पहले भी अपने बयान में कहा है कि आप वहाँ पे मीडिया जो है तकरीबन 50-60 होंगे और तकरीबन यूट्यूबर्स को भी मिलाएंगे तो 100 प्लस होंगे, और वहाँ पे सबके कैमरे ऑलमोस्ट ऑन थे। और वहाँ मुझे किसी को बोलने की और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लोगों के द्वारा बदतमीज़ी की गई या तो फिर इन लोगों के द्वारा बदतमीज़ी की गई। ये ऑन कैमरा की बात है और हमारा जो समाज है वो भी देख रहा है, वो समझ रहा है कि जो हमारे समाज की बेटी लगातार समाज के लिए जो घातक हैं उनके विरोध में बात कर रही है, तो डेफिनेटली ये बातें आएंगी। और ये मैं केंद्र सरकार को भी चेताने का काम की हूँ, मैं गृह मंत्री को भी लेटर दी हूँ, यहाँ की सरकार को भी मैं चेताने का काम की हूँ कि मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को, आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही हूँ, जिसको कि विरोधी देख नहीं पा रहे हैं। और इस तरीके का जो घटना घट रहा है, अगर मेरे पास में अगर सिक्योरिटी नहीं होता तो शायद हमको वहाँ से धक्के भी मार सकते थे। इस तरीके की प्रवृत्ति थी कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के लोगों का आह्वान था, इसीलिए हमने समर्थन दिया था। और अगर हमें नहीं बुलाना था, तो अगर समाज की बेटी को नहीं बुलाना था, तो साफ साफ आप मुझे फ़ोन करके कह देते कि आप नहीं आती, क्योंकि सोशल मीडिया में भी ये चला था और प्रेस मीडिया ने भी चलाया था कि हम इस कार्यक्रम को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या साजिश रचनी पड़ गई कि वहाँ पे मुझे कहा गया कि आपको नहीं बुलाया गया है। इनफैक्ट मीडिया में देव कुमार धान जी बोले हैं कि निशा भगत को नहीं बुलाया गया, इसीलिए हमने सम्मान नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि 12 तारीख वाला जो महारैली था, जो अजय तिर्की निकाले थे, उसमें ये नारा दिया गया था कि ईसाई और आदिवासी भाई भाई और महतो को हम लोग जगह नहीं बनाने देंगे, आदिवासी में शामिल नहीं। तो भैया, अधिकार के लिए ईसाई और आदिवासी साथ में आ जा रहे हैं और एक आदिवासी बेटी जब मंच पे जा रही है तो उनको भगा दिया जा रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, ये समाज के चंद दलालों के द्वारा समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य जो है आदिवासियों के लिए प्रमुखता से जाना जाने वाला राज्य है। और आदिवासी अपनी रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कभी अपने सरना कोड के लिए तो कभी आदिवासी में शामिल ना होने देने के लिए। ऐसे में एक धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो विदेशी धर्म को फॉलो करते हैं, जो कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा से वो लोग कट चुके हैं, वो ईसाई समुदाय के लोग माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं ये लोग, और ऊपर से इस संविधान के तहत आने वाला हर वो आरक्षण माइनॉरिटी के तहत वो ले रहे हैं, और साथ ही साथ आदिवासियों का भी आरक्षण वो लेने का काम कर रहे हैं। तो इसमें डिलिस्टिंग का जो प्रखरता से मुद्दा उठा था, तो उस प्रखरता से इस बार भी मुद्दा उठना चाहिए और डिलिस्टिंग होना चाहिए, ताकि हमारे समाज की जो धरोहर वो बच सके। जो हम प्रकृति पूजक हैं, जो बूढ़ा महादेव के जो हम भक्त हैं, जो हम सरना चाला आयोग के जो भक्त हैं, वो
प्रखरता से झारखंड में जो आदिवासियों का जो संस्कार है वो बरकरार रह सके। हमारी रूढ़िवादी परंपरा खतरे में है, इसको बचाने की आवश्यकता है। अभी आप जो है जिस केंद्रीय सरना समिति में, जिसमें आपको केंद्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, वो केंद्रीय सरना समिति अलग है। एक अलग अजय तिर्की देखते हैं, एक देव कुमार धान देखते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से 5 केंद्रीय सरना समितियां हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो लड़ाई आदिवासी संगठन लड़ रहा है, जो समाज लड़ रहा है, उसमें दूसरी तरफ जो है महतो समाज एकजुट होकर के लड़ाई कर रहा है और आदिवासी समाज छिटपुट होकर के लड़ाई कर रहा है। आपको नहीं लगता कि एक मंच पे आना चाहिए लोगों को, तब जाकर के और बेहतर परिणाम आएंगे? देखिए, आज़ादी के बाद आज तक हमारा संघर्ष रहा है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, चाहे तांत्या भील जी की बात कीजिए, चाहे हमारे झारखंड राज्य के सिद्धू कान्हू जी की बात कीजिए, वीर बुद्धू भगत जी की बात कीजिए, सिंगनी कैली दई की बात कीजिए, आप अन्य वीर शहीदों की बात कीजिएगा, तो झारखंड राज्य का जो सपना उन लोगों ने देखा है कि जल जंगल ज़मीन ही हमारी सबसे पहली पूंजी और हमारी आत्मा है। हमारे झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए था, स्वशासन लागू होना चाहिए था। लगातार इस मुद्दे को मैं उठा रही हूँ और देखिए, इसका विरोधी कौन है? इसका विरोधी धर्मांतरित ईसाई है और इसका विरोधी कुर्मी समुदाय है। और लगातार मैं इस बात को मैं प्रखरता से मंचों के माध्यम से भी कह रही हूँ और कई मंच को मुझे साझा नहीं करने दिया गया, क्योंकि जो ईसाई धर्मांतरित के द्वारा जो रचित सभाएं हैं उनके द्वारा हमें उस मंच पे नहीं बुलाया गया। अब देखिए, किसको कौन बुला रहा है नहीं बुला रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि मेरी ये जो अस्मिता की लड़ाई है, मेरी जो माटी की लड़ाई है, मेरे जल जंगल ज़मीन को बचाने की जो लड़ाई है, मैं जानती हूँ कि मेरी ये लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे समाज के लोग प्रखरता से हमारा साथ देंगे। और आपने देखा होगा कि बंगाल का भी आपने प्रकरण देखा है कि 18 तारीख को जो उलगुलान होगा वो आदिवासी समुदाय के द्वारा रखा गया, उसमें मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया है। तो समाज कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहा है। और यदि मैं उसी समय डर जाती, मैं जानती थी, मुझे एक कॉल भी आया था जो मैं धनबाद से लौट रही थी, धनबाद की जनसैलाब को संबोधित करके मैं वापस लौट रही थी, तो हमारा पूरा जो जत्था है वो खाना खाने के लिए रुका हुआ था। उस समय एक अननोन कॉल आया जिसमें लिखा हुआ था ट्रू कॉलर में रंजीत कुमार उरांव। तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि तुम आरएसएस की दलाल हो, तुम ईसाइयों के विरोध में क्यों बोल रही हो, तुमको अपने जान का डर नहीं है क्या? तो मैंने इतना ही कहा कि तुम क्या ईसाइयों के दलाल हो क्या? उसके बाद में मैंने स्पीकर ऑन करके सभी लोगों को सुनाया, तो उसने अभद्र टिप्पणी भी की। तो फिर हमारे समुदाय के लोगों ने कहा ऐसे लोगों से मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जिस दिशा में चल रही हैं आपको उसी दिशा में चलने की आवश्यकता है। कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे दिग्भ्रमित करने के लिए लोग आएंगे, तो आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में, स्वावलंबियों के परिप्रेक्ष्य में, आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में, आदिवासियत का रूढ़िवादी परंपरा को, आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों के लिए आपको लड़ना होगा। यही विचार को लेकर के, मैं इसी विचारधारा को लेकर के आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी राजनीति पार्टी के किसी भी लोग रोक नहीं सकते हैं, ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना जेएमएम, ना जेलकेम, ना आजसू, ना ही किसी अन्य पार्टी के लोग मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी ये सामाजिक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत या फिर ये दलगत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए निशा जी, आप जेलकेम में थी, अब पूर्व नेत्री हैं आप जेलकेम की, और जब आप जेलकेम में थी तो उसी दौरान आपने जो है कुर्मी समाज के खिलाफ कुछ बातें कही, वो कहीं ना कहीं पार्टी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको निष्कासित किया गया। और अब निशा भगत जो है जब एक आदिवासी संगठन के साथ जुड़ चुकी है केंद्रीय सरना समिति में, तो क्या आगे भविष्य में वो राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगी? देखिए, चूँकि जितना भी इंसान राजनीति कर ले, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो नहीं सोच रहा हो तो वो कतई राजनीति करने योग्य नहीं है। क्योंकि एक राजनीति कौन करता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया होता है और वो समाज के परिप्रेक्ष्य में होता है। और वो यदि अगर समाज को भूल जाए, अगर राजनीति ही चमकाने में लगे रहे, तो वो, मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि राजनीति पार्टियों से बेहतर है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैं काम करूं और सामाजिक जिस केंद्रीय सरना समिति की मैं आज केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हूँ, तो वो केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा बनाया गया है। वो एक सिद्धांत और आदर्शवादी जो रूढ़िवादी परंपरा को बरकरार रखने के लिए है। बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी बुलंदी से, अपनी जान का न्यौछावर उन्होंने कर दिया और साथ ही साथ ईसाइयों के प्रति भी उन्होंने लड़ा था। उन्होंने कहा था टोपी वालों से सावधान, टोपी वालों से
मतलब एक अंग्रेज टोपी वालों से और एक चर्च के टोपी वालों से सावधान। तो उन्होंने पहले ही आगाह किया था। और साथ में देख लीजिएगा कि बाबा कार्तिक उरांव जी की 20 साल की काली रात के बारे में आप देखिएगा, उन्होंने बहुत ही प्रखरता से धर्मांतरित ईसाइयों की काली सच्चाई को उन्होंने वर्णित किया है कि किस तरीके से अंग्रेज अपना वर्चस्व यहाँ लहरा नहीं सके, तो वो किस तरीके से धर्म के माध्यम से भारत में आकर के आदिवासी संस्कृति, आदिवासी सभ्यता, यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने का काम प्रखरता से और एकदम भूमिगत और एकदम जमीनी स्तर पे वो कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अभी आप जेल कैंप में नहीं है, अभी आप एक आदिवासी संगठन केंद्रीय सरना समिति में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, अगर भविष्य में आपको अगर ऑफर मिलता है तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, ऑफर्स तो कई पार्टियों से अभी भी लगातार कॉल्स आते हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं कह देती हूँ। चूँकि रियली मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने आदिवासी समुदाय की कट्टर आदिवासी बेटी हूँ और आदिवासी समुदाय के लिए मुझे लड़ने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने कहा है पहले भी कि इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी भी दे दूँगी और हमारे जैसे कई हजारों हजार निशा भगत पैदा हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसका उलगुलान कर दिया है। मैं लगातार अपनी वाणी पे लगातार टिकी हुई हूँ और कोई पार्टी के माई का लाल हमको निशा भगत को नहीं हिला सकता है। अच्छा, आपका व्यक्तिगत निजी जीवन का जो भी फोटो वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें अधिकतर देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से ये आरोप लगता है कि जेल कैंप पार्टी के द्वारा ही मतलब किया जा रहा है, तो क्या ऐसा कोई व्यक्तिगत मतलब कोई बात है पार्टी के अंदर में रही होगी पहले? चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि जिसको आप सेवा करोगे वो सबसे पहले धोखा देता है, जिस पे विश्वास करोगे आप सबसे पहले धोखा देता है। तो अगर वो लोग अगर ये सोच करके ये रणनीति तय कर लिए हैं कि निशा भगत के चरित्र पर प्रहार करेंगे तो शायद वो कमज़ोर हो जाएंगी, तो उनकी भूल है और उनकी मूर्खता ही है कि निशा भगत को कमज़ोर करने के लिए ये हथकंडा बिल्कुल ही निराधार साबित होगा। चूँकि निशा भगत की निजी जीवन पे झांकने से बेहतर है कि तथ्य की बात करें, प्रमाण की बात करें, अस्तित्व की बात करें। आदिवासी समुदाय जो है वो ऑलरेडी एक ब्रांड है और हमारे आदिवासी पूर्वजों ने यूं ही हमारे जल जंगल जमीन और अपनी अस्मिता की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो हमारा समुदाय लगातार जो है अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेगा। और ये जितने भी लोग मेरे निजी जीवन के बारे में कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रमाण तो मैंने दे दिया है कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ, उसका प्रमाण लेके आइए पहले आप। उसके बाद आप सोनू सिंह का नाम ले रहे हैं, तो वो तो पिछले विगत 10 सालों से जेल के अंदर बंद है। तो भाई आप किस विशेष पे, किस आधार पे, और अगर कानूनी कार्रवाई अगर कोई है तो भाई मेरे लिए भी कानून है, आपके लिए भी कानून है। भाई ये संविधान आपके लिए भी है तो मेरे लिए भी ये संविधान है। तो आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और वो मेरे बारे में अनर्गल बयान दे करके मुद्दे से वो लोग विहीन करना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही रास्ते का रोड़ा जो है, सोच रहे हैं अपने ये लोग कि मैं यहाँ पे इसके लिए बुलडोजर की तरह खड़ा रहूँगा, तो मेरे लिए ये लोग समझ लीजिए धूल है। ये जो लोग मेरे बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं तो ये मेरे लिए धूल है, रास्ते का एक कांटा है। जो कांटा चुभेगा तो मैं जानती हूँ कि घाव लगेगा तो वो मरहम से, वो सामाजिक मरहम से वो ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए लोग आज तैयार है कि मुझसे प्यार करते हैं, हमारे सामाजिक लड़ाई में मेरे साथ में चलने के लिए लोग तैयार हैं। तो मुझे कोई, मेरा ये दुख में, अगर जो इंसान दुख ही नहीं सहा, जो इंसान संघर्ष में रोया ही ना हो, वो संघर्ष ही क्या। आपके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि निशा भगत को जेल कैंप पार्टी ने एक लेवल पर लेकर के जाने का काम किया। आप एक होटल चलाया करती थी, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, सोशल मीडिया पे चलता है कि बहुत गरीब थे आप और जेल कैंप पार्टी के द्वारा आपको वहां से प्रमोट किया गया, चुनाव लड़ाया गया, ये सारी बातें आती हैं। देखिए, चूँकि मैं अपने बारे में बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक पत्रकार रही हूँ, या तो फिर मैं एक होटल संचालिका रही हूँ। एक ढाबा ही नहीं, इससे पहले रॉयल कैफ़े भी मैं चलाती थी, और उससे पहले मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रही हूँ जो पुल या पीसीसी बनाने का काम भी करती थी। और मैंने आत्मसम्मान के साथ काम भी किया है। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं चौथे स्तंभ को भी जानने की कोशिश की हूँ। इस भारत के संविधान के तहत हमारे जो अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, हमारे क्या, मैं क्या बोलूँगी या तो फिर क्या नहीं बोलूँगी, उसको भी मैं जानती हूँ। कि हमारे कुछ ऐसे शब्द भी रहे नगड़ी प्रकरण में जो कि सरकार के कान पे जो पर्दा लगा हुआ था उसको झकझोरने का काम किया है। मैंने कोई माँ बहन की गाली नहीं दी है। और हमारे लगातार मैंने सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चूँकि राज्य की सरकार अगर चाहती तो
राज्य का 25 साल हो चुका है। पेशा अधिनियम कानून लागू कर सकती थी 1996। ये ईसाई समुदाय और कुर्मी समुदाय लगातार इसका विरोध किए, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद CNT SPT एक्ट का उल्लंघन पूरे झारखंड राज्य में हो रहा है। हमारे धार्मिक स्थल छीने जा रहे हैं, हमारा अस्तित्व को मिटाने की एक साजिश रची जा रही है और इस राज्य के मुख्यमंत्री के कान में अभी तक पर्दे लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि समझ लीजिए, आज जो कानून के तहत रह करके संवैधानिक उनको भी कह दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट भी और लोअर कोर्ट भी कह दिया गया कि आपको लागू करना होगा। क्या है मजबूरी कि कोयले का जो है खनन जो है कहा जाए, या बालू का खनन पे रोक लगा दिया गया है। आप देखिए कि हमारे संविधान जो कि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला, आप संविधान पढ़ते हैं तो जानते होंगे, ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो झारखंड राज्य है उसको किस तरीके से मटियामेट करने की साजिश रची जा रही है। आप इसमें देखिएगा कि कई ऐसे हमारे अधिकार हैं जिसको वंचित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे देखिएगा कि चौथा में देख लीजिएगा, तीसरा में राज्यपाल का जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि परिषद की सदस्यों की संख्या को उसकी नियुक्ति की और परिषद की अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बता दीजिए जनजातीय सलाहकार परिषद कहाँ है, हम बता दीजिए कि TAC का है यहाँ पे। तो TAC में अध्यक्ष कौन है? यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कितना पहल कर रहे हैं, ये तो लगातार हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर TAC में अध्यक्षता है, हमारे आदिवासी समुदाय को अग्रिम पंक्ति पे ले जाने की, उन लोगों की अगर कंधे पे अगर जो बोझ है तो उसको भाई हल्का करना चाहिए, उनको हमारा हक और अधिकार देना चाहिए। आज आदिवासी इस देश का मूल नागरिक होने के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2010-11 में कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया है कि आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है, प्रथम नागरिक है, इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, आदिवासी बेटियों की रेप करके हत्या की जा रही है, लेकिन एक आदिवासी पे एक विशेष कानून है कि ये गाली नहीं दे सकता है। लोग तो रेप करके हत्या की जा रही है तो उसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा रही है? यहाँ जो लगातार हमारे आदिवासी अस्मिता को मटियामेट कर देने के लिए आप देख लीजिए कि संथाल परगना में एक आदिवासी बेटा जो कि सामाजिक कार्य करता था, जो लगातार शिक्षा की बात करता था, जो लगातार अपने गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करता था, अस्पताल बनाने की बात करता था, रोड बनाने की बात करता था, पुलिया बनाने की बात करता था, अवैध खनन ना हो उस पर रोक की बात करता था, तो उस पर साजिश से रच करके देख लीजिए कि गिरफ्तारी करके उसको फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। तो ये तो प्रमाण है, झारखंड राज्य को आदिवासियों को दबाने के लिए लगातार हमें झूठे केसों में फंसाया गया है और लगातार हमें जो है कि यहाँ का जो है नक्सली बोल करके मारा गया है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का, हम शोषित हैं। हमें देख लीजिए कि 1871 ईस्वी में देख लीजिए कि आदिवासियों को पैदा होते थे कि कहा जाता था कि ये आदिवासी क्रिमिनल है। पैदा होते के साथ कोई क्रिमिनल होता है क्या? उस समय लोग क्यों नहीं आते थे कि हम आदिवासी हैं? लोग क्यों नहीं मरने मिटने के लिए तैयार होते थे? आज जब आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया है, जब आदिवासियों को इस संविधान में विशेष बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित हमारे आदिवासी और दलितों के लिए एक विशेष कानून बना गया है, तो वो क्यों हमारे कानून और अधिकार को छीनना चाहते हैं? इस बात का हमें दर्द है, इस बात की पीड़ा है। इसीलिए बार बार मेरे आंसू छलक उठते हैं कि धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, चाहे कुर्मियों के द्वारा, चाहे हमारे समाज के वो दलाल प्रवृत्ति के अगुवाओं के द्वारा हमारे समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो हमारे संविधान के तहत अधिकार है उनको न देते हुए ये लोग लगातार समाज को गुमराह करने का काम किया है। तो इस बात का मेरा जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई है। ये जो आजकल की लड़की आ गई है तो भाई नॉलेज है तब बोल रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिया है तब बोल रहे हैं। झंडा का प्रकरण देख लीजिए, लाल और सफ़ेद झंडा जो है, चिरा झंडा जो है कि हम लोग हर धार्मिक स्थलों में लगाते हैं और पूजा करते हैं और हम लोग श्रद्धा पूर्वक इसको मानते हैं। तो ये हमारा संस्कार है। तो ये निशा भगत जी थी, जिनका कहना है कि झारखंड के मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और झारखंडियों की आवाज़ बन रहे हैं। यही वजह है कि इनको ट्रोल किया जा रहा है और इनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से निशा भगत अभी लाइमलाइट में आई हैं और जो मुद्दे ये उठा रही है आदिवासियों के हक में, कि आदिवासियों का जो हक है, जो अगर कुर्मी अगर आदिवासी बन जाते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ के ही आदिवासियों का नुकसान होगा। और फिलहाल ये जेल कैंप पार्टी
त्याग चुकी, यानी कि त्याग पत्र दे चुकी है। इनको निष्कासित मुझे निकाला गया है। इनको निष्कासित किया गया था, बयान दिया था इन्होंने कुर्मियों के खिलाफ। और यही क्या, देखिए, कुर्मियों के खिलाफ बोलने पे क्या जेल कैंप पार्टी कुर्मियों की पार्टी है या फिर राजनीतिक पार्टी है, ये थोड़ा स्पष्ट कर देखिए, दीजिए ये आप। तो साफ झलका, क्योंकि जिस समय में निशा भगत ईसाई समुदाय जो कि धर्मांतरित ईसाई है उनके खिलाफ जब बोल रही थी, तो उसी समय जयराम महतो जी का स्टेटमेंट था कि निशा दीदी अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई लड़ रही है, ये पार्टी का लड़ाई नहीं है। जब उस समय आपने पार्टी को दरकिनार किया था, तो कुर्मी समुदाय के खिलाफ मैंने कहा था कि कुर्मी समुदाय चाहे रेल टेका कर ले, डहर छेका कर ले, चाहे जंतर मंतर की कि यहाँ जा कर के कुतुब मीनार से कूद जाए, कभी आदिवासी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। ये मैंने कहा था, तो जेल कैंप पार्टी ने मुझे निकाल दिया, महज अपने पार्टी को वर्चस्व बनाए रखने के लिए और समाज में अपना चेहरा चमकाने के लिए उन लोगों ने मेरे को पार्टी से निकाल दिया। ये मुझे मुझे खुशी क्या होती आपको है, लगता है कि मुझे मतलब कि मुझे दुख सहानुभूति नहीं के होता। लिए कुर्मी पार्टी जो है, कुर्मी पार्टी है कहें या फिर जेल कैंप पार्टी कहें, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं आज के डेट में सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और सोशल मीडिया पे ऐसा कहा जा रहा है कि क्या जेल कैंप पार्टी कुर्मियों की पार्टी है या राजनीतिक पार्टी है। ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही जेल कैंप के सुप्रीमो ने इस बात को साबित कर दिया है। माननीय डुबरी विधायक ने ये बात को साबित कर दिया मुझे निकाल करके कि महज ये कुर्मियों की पार्टी है। और वहाँ पे जो आदिवासी हैं, तो वो आदिवासी किस अधिकार से हैं और किस तरह से हैं, क्योंकि ये लड़ाई तो कुर्मियों के विरोध में चल रहा है। तो कुर्मियों का सहानुभूति लेना चाहते हैं। देखिए, कुर्मियों की सहानुभूति अगर उनको नहीं लेनी होती और धर्मांतरित ईसाइयों को वो हथकंडा नहीं बनाना, अपना राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना होता, तो शायद जब मैं ईसाइयों के प्रति जब बोल रही थी, तो उसी समय में मुझे पार्टी से निकाल दिए होते। उसी समय इस समय मैंने इरफान अंसारी साहब को, जो इस झारखंड राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको मैंने कहा था कि आदिवासियों के ज़मीन के साथ जो रिम्स 2 बनाने का उन्होंने ठान लिया था, हर धर्मिता उन्होंने अपनाई थी, तो मैंने कहा था कि आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों की खेती हर ज़मीन है, उनको छीनोगे तो मैं घर में घुस के मारूंगी। उस समय मुझ पे 2 केस हुआ था, तब उन्होंने मुझे नहीं निकाला था। दैट मीन्स कि कुर्मियों के खिलाफ मैं बोली, उस समय इन्होंने मुझे पार्टी से निकाला, मतलब ये कुर्मियों की पार्टी है, उन्होंने साबित किया है। तो ये मेरा बोलने का और ना बोलने का क्या है, ये तो पूरा जग जाहिर है। ये हमारा झारखंड राज्य ही नहीं, अन्य राज्य के लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो है, ये षड्यंत्र हो रहा है, राजनीति हो रही है, भरी गहरी साजिश रची जा रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति का चोला पहन करके, और ये समाज को ठगने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीति बन करके ये समाज को भी ठग रहे हैं और राजनीति के वो उन पदाधिकारियों को भी ठगने का काम कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने साथ है, किसी के साथ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए निशा जी, 5 केंद्रीय सरना समिति ये भी काम कर रही है राजधानी रांची में। अगर देखा जाए वर्तमान में वो एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो इनके अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव में आ गए हैं। देखिए, चूँकि सबसे बड़ा बात होता है कि अपना जो है समाज में पकड़ होने के लिए अपना चमचा तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे समाज के ऐसे भी ठेकेदार और दलाल हैं जो कि सरकार के साथ मिली भगत से समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और केंद्रीय सरना समाज का एकमात्र बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा बनाए गए केंद्रीय सरना जो समिति हैं, जो संचालित हो रहे हैं, वही सच्चाई है। बाकी इस सरकार को और अन्य राजनीतिक पार्टियों को मुनाफा देने के लिए ये केंद्रीय सरना समिति का टैग और ज़मीन दलाली के लिए उन्होंने टैग लगा करके रखा है। देख लीजिएगा, बॉन्सेस, मैं तो बॉन्सेस लेके चल रही हूँ, ये लोग तो सरकार के द्वारा दिए गए प्रशासनिक गार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन समझ लीजिए किसके संरक्षण में हो रहा है ये, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। और ये समाज को बांटने का काम इसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अगर आदिवासियों के लिए सचेत रहते तो उनके पिताजी भी, स्वर्गीय बाबा दिसम गुरु जी भी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये दुख का विषय है कि उनके पिताजी जो है सूदखोरों के प्रति लड़े, झारखंड को अलग कराने के लिए लड़े, लेकिन ये जो बाहरियों के प्रति घिरे हुए हैं और धर्मांतरित ईसाई कसाईयों के बीच में घिरे हुए हैं, लगातार मैं कह रही हूँ कि ये जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री अगर हमारे रूढ़िवादी परंपरा और आदिवासी जनजाति के लोगों के परिप्रेक्ष्य में सोचते तो शायद इतना बड़ा प्रकरण नहीं हो रहा होता। और इस झारखंड राज्य में ये सरकार के रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था के रहते हुए,
कार्यपालिका न्यायपालिका के रहते हुए ये कोई भी कुर्मी समुदाय का कोई भी लड़का ये नहीं कह सकता कि इस राज्य को नेपाल बना दूंगा। इस राज्य को नेपाल बना देने की और इस राज्य की बहन बेटियों पे गाली गलौज करने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही होती। दैट मीन्स कि समझ लीजिए कि ये सरकार फेल है। ये सरकार आदिवासियों की अस्मिता की सुरक्षा नहीं कर सकता है। बिल्कुल, तो ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निशा भगत ने दी हैं। और इस बातचीत के दौरान हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में आपने देखा था कि मंच से निशा भगत को वहाँ से उतारा गया था। तो निश्चित तौर पर निशा भगत का यही कहना है कि वहाँ समाज का बात को हम बुलंद करने पहुँचे थे और समाज के हक की लड़ाई के लिए एक धरे में खड़े होने पहुंचे थे। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे जो ईसाई धर्म के लोग थे उन्होंने षड्यंत्र करके ऐसा काम किया। तो निश्चित तौर पे अब आगे क्या तस्वीर निकल के सामने आएगी, निशा भगत आगे क्या आदिवासी समाज के लिए करने वाली हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।